नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लू फाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं। फिर से एक नया मॉक टेस्ट लेकर आया हूं, उसके सोल्यूशन की बातें करेंगे। आइए, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। देखो, प्राथमिक स्तर पर मातृ जो भाषा है, मातृभाषा में ही क्या किया जाएगा, समझाने का प्रयास किया जाएगा। मातृभाषा में क्या किया जाएगा, सुविधाओं को पर्याप्त रूप से प्रोवाइड करने की जो सुविधाएं मौजूद कराई जाएंगी, वो किस में, जो अपनी मातृभाषा उसमें। जैसे कि हमारी मातृभाषा राज्य भाषा जो है वो है हिंदी, तो हम ज़्यादातर चीज़ों का प्रयास करेंगे सीखने का घर में जो बोली जाती है हिंदी। ठीक है, तो अब वो किस अनुच्छेद में बात करता है या किस आर्टिकल में ये सारी बातें करता है, तो ये बातें होती हैं अनुच्छेद 350A के अंदर। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। 351 जो है हिंदी भाषा के दिशा निर्देश को निश्चित करता है। जैसे आपसे पूछ ले कि आर्टिकल 351 में क्या लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है बच्चों, हिंदी भाषा यानी मातृभाषा के निर्देश, मातृभाषा यानी कि हिंदी भाषा के दिशा निर्देश, हिंदी भाषा के दिशा निर्देश। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 350A। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलें आगे। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? ठीक है, तो विश्व के ऊपर पूछा गया क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है, वो है वेकाल। ठीक है, वेकाल कहाँ पे है, रूस के अंदर है। वेकाल जो झील है बच्चों कहाँ पे है, रूस के अंदर है। अब बात करते हैं जो भारतीय लेक है, ठीक है, खारे पानी की और मीठे पानी की झील। ठीक है, अब बात करें अगर भारत की झीलों की, भारत की झील, भारत की जो लेक्स हैं, इंडियन लेक्स जो हैं, सबसे बड़ी कौन सी है बच्चों, चिल्का। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन सी आती है बच्चों, सांभर। ये दोनों बात आपको यहाँ से पहली बात तो ये याद रखनी है, चिल्का और सांभर। अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले जाए कि लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है भारत की, लॉन्गेस्ट रिवर, तो वेम्बनाड झील है जो केरल के अंदर है। कहाँ पे है, वेम्बनाड झील, वेम्बनाड लेक। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिए, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है भारत की। ठीक है जी, ये बात रखनी, याद नहीं रखनी। अब चिल्का और सांभर, सांभर जो है राजस्थान में है, और खारे पानी की झील है बच्चों, कैसी है, खारे पानी की झील है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना भारत की झीलों के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, सी आंसर हो गया। क्रांति के जनक, यानी कि अब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, उसको ढंग से पढ़ेंगे। हरित क्रांति का मुख्य लक्ष्य खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना था। बिल्कुल सही बात है, हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्न फसलों को बढ़ाना था। MS स्वामीनाथन इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है, भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगर ये क्वेश्चन इंटरनेशनली आपसे पूछा जाता, विश्व के दृष्टि से ये क्वेश्चन पूछा जाता, तब कौन होता, नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग होते। ठीक है, 1960 में, 1960 के दशक में कार्य करते हैं, और 1970 और 1980 तक ये मतलब कंटिन्यू काम, और इन्होंने बहुत बड़े खाद्यान्न चीज़ों को लेकर और फसलों को लेकर, हरित क्रांति को लेकर बहुत बड़ा योगदान किया। ठीक है, भारत में जो ये तो विश्व के जनक कहे जाते हैं, विश्व में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, विश्व में हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। और इधर भारत में जो कहे जाते हैं वो कौन कहे जाते हैं, MS स्वामीनाथन। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, बोथ आर करेक्ट। क्या करेक्ट है, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य लक्ष्य जो था वो क्या था, खाद्यान्न फसल को फायदा पहुंचाना। दूसरा, स्वामीनाथन भारत के हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। और सेकंड पंचवर्षीय योजना के दौरान ये कार्यक्रम प्रारंभ होता है। सेकंड आज गला थोड़ा सही नहीं है, सेकंड पंचवर्षीय योजना के दौरान ये कार्य किया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। आंसर क्या हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाए कि 1960 और 1970 में एक इंपॉर्टेंट डेट और होती है कि नॉर्मन बोरलॉग को शांति के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। शांति के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अब नोबेल प्राइज जो आती है बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, भारत के पूरे विश्व का
सिविलियन पुरस्कार है, विश्व का सबसे बड़ा सिविलियन पुरस्कार है, विश्व का सबसे बड़ा सिविलियन पुरस्कार है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। इसकी जो शुरुआत होती है अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर 1901 में होती है। किसके नाम पर? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर। कब होती है बच्चों? 1901 में ये प्रारंभ होता है। ये बात ध्यान रखना। ये वार्षिक दिया जाने वाला पुरस्कार है। कैसा पुरस्कार है? ये वार्षिक दिया जाता है, यानी कि एनुअली दिया जाता है। वार्षिक यानी कि एनुअली क्या है बच्चों? अवार्ड है, एनुअली पुरस्कार है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत के पहले व्यक्ति जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर वो व्यक्ति होते हैं भारत के पहले, रविंद्रनाथ टैगोर भारत के पहले रविंद्रनाथ टैगोर भारत के पहले क्या होते हैं? नोबेल प्राइज विनर होते हैं। 1913 में नोबेल प्राइज जीतते हैं बच्चों, पहले नोबेल प्राइज विनर रहते। कब जीतते हैं? 1913 में, ठीक है। किस में जीतते हैं? साहित्य यानी कि लिटरेचर में, ठीक है। फर्स्ट गैर यूरोपियन, नॉन यूरोपियन व्यक्ति होते हैं। फर्स्ट नॉन यूरोपियन व्यक्ति होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं? फर्स्ट नॉन यूरोपियन व्यक्ति होते हैं और फर्स्ट एशियन व्यक्ति भी होते हैं। फर्स्ट एशियन व्यक्ति भी होते हैं, फर्स्ट एशियन पर्सन। ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नोबेल प्राइज़ के बारे में अगर आपसे पूछ ले जाएगा भारत की आज़ादी के बाद प्रथम व्यक्ति जिनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था वो थे हरगोविंद खुराना, उनको बायोलॉजी में मिला था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ये चीज़ अगर नोट करना चाहो तो कर सकते हो। स्वतंत्रता के पश्चात पहले नोबेल विजेता, पहले भारतीय नोबेल विजेता कौन थे? हरगोविंद खुराना। किसमें मिला था बच्चों? बायोलॉजी में, चिकित्सा। बायोलॉजी का मतलब क्या है बच्चों? चिकित्सा। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है, सी आंसर। सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए गठन के लिए, मतलब बीमा को नियमन करने के लिए किस संस्था की रचना की है या बनाया है या गठन किया है? वो होता है IRDA। बच्चों क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये बात ध्यान रखना, IRDA। ये क्या करता है? जो इंश्योरेंस कंपनी है उन पर निगरानी का काम करता है। ये क्या करता है? इंश्योरेंस कंपनियों पर निगरानी करने का काम करता है। RBI क्या करता है? RBI करता है बैंकों पर निगरानी का काम, ठीक है। ये शेयर मार्केट का ध्यान रखते हैं, जो सिक्योरिटीज बेची और खरीदी जा रही है उनके पर निगरानी का कार्य करते हैं। रिजर्व बैंक यानी कि RBI जो करती है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। बैंकों पर निगरानी का काम करता है। और इंश्योरेंस कंपनियां, इंश्योरेंस जो बैंक्स होती हैं उन पर रेगुलेटरी का काम जो करता है वो कौन करता है? वो करता है IRDA। ये बात आप लोग यहाँ से बच्चों ध्यान रखना। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ से सी, इंश्योरेंस नियामक एवं विकास प्राधिकरण। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? ये मैंने हाल ही में आपको डिस्कस करके बताया था कि कौन सा ग्रह है। देखिए, अगर अब बात अपन इसको डायग्राम बनाकर समझते हैं तो हमको आसानी हो जाएगी सबसे समझने में इसको। तो यहाँ पे एक ग्रह है, ठीक है, जिसका नाम है बुध। इसको बोलते हैं मरकरी। क्या बोलते हैं? मरकरी बोलते हैं बच्चों। देखो इधर है ना मरकरी, अर्थ, सैटर्न, मरकरी मिल गया भाई, ठीक है ना। आओ, ये क्या लिखती है अपन? हाँ सही है, मरकरी सही लिखे हैं। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, मरकरी। अब मरकरी जो है सूर्य के सबसे क्लोज है, तो इसको जो ये चक्कर लगाएगा बच्चों, ऐसे करके जब चक्कर लगाए तो समय भी तो कम लगेगा। लेकिन अब कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है, ये बैठा, अब ये जो चक्कर लगाएगा तो उसका एरिया भी तो ज़्यादा कवर करेगा। एरिया जब ज़्यादा कवर करेगा तो इसको टाइम भी लगेगा। तो ऐसे करके सबसे कम समय जो चक्कर लगाने में लगता है वो बुध को लगता है, ठीक है। इसमें तापांतर सर्वाधिक है। जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस है बच्चों वो किस में है? सर्वाधिक, वो है मरकरी के अंदर। और सबसे गर्म ग्रह जो है वो है वीनस। सबसे
हॉटेस्ट या गर्म ग्रह, सबसे वार्मेस्ट लिख सकते हो आप इस चीज़ को, सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है बच्चों? शुक्र, बोले तो वीनस। अगर तापांतर की बात की जाए, टेम्परेचर डिफरेंस, वो कौन सा है बच्चों? वो है मरकरी यानी कि बुध, बुध यानी कि मरकरी। अगर आपसे पूछ लिया जाए सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सोलर सिस्टम का, यहां तो छोटे की बात की हमने, सबसे गर्म और सबसे छोटा, टेम्परेचर डिफरेंस, और सबसे ये छोटा भी है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है बच्चों? बुध, ठीक है। और सबसे बड़ा कौन सा है, जल्दी से बताइए? इसका है बृहस्पति। ये कौन सा है बच्चों? बृहस्पति। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, बृहस्पति हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि रिंग्स किस में है, तो रिंग्स किस में बच्चों? शनि में है। ये बात भी ध्यान रखना। पृथ्वी के समान कौन सा है? जुड़वा सिस्टर कहा जाता है, ट्विन सिस्टर कहा जाता है। ट्विन सिस्टर किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। भोर का तारा और सांझ का तारा किसे कहा जाता है? वीनस को कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार किसको कहा जाता है? वीनस को ही कहा जाता है। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। और किस ग्रह पर जीवन है? तो वो ग्रह है अर्थ, यानी पृथ्वी पर है। ये बात सारी की सारी सौरमंडल से रिलेटेड, बाकी बात वो सारी बातें यहाँ से याद रखनी है। ठीक है जी, आइए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? वो है बौद्ध, यानी कि सॉरी बौद्ध नहीं, बुध, मरकरी। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिंग्स किस पे पाई जाती है? शनि पर पाई जाती है। जीवन किस पे है? पृथ्वी पर। प्लूटो इसे ग्रह में काउंट नहीं करते। आइए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंध मामलों को देखता है? ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा की संरक्षण संबंधी मामले, सिविल मामले, पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण। नेशनल ग्रीन जो ट्रिब्यूनल है वो देखता है पर्यावरण संरक्षण तथा वन संरक्षण से रिलेटेड मामलों को। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है, निम्न राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में से किस में सबसे ज़्यादा सदाबहार यानी मैक्रो वन पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा जो सदाबहार वन है वो किस में पाए जाते हैं? ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, ये है गाड़ी। तो यहाँ पे है सुंदरवन का डेल्टा। यहाँ पे क्या है बच्चों? सुंदरवन का डेल्टा। इसका यहाँ पे किस में पड़ता है? वो वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। अब ये जो सुंदरवन का डेल्टा है, इसमें क्या पाया जाता है बच्चों? सबसे ज्यादा मैग्रूव यानी सदाबहार वन पाए जाते हैं भारत के। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। ठीक है, अब सुंदरवन का जो डेल्टा विश्व का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा डेल्टा है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। वर्ल्ड लार्जेस्ट जो डेल्टा है वो कौन सा है? सुंदरवन है। मैग्रो वन पाए जाते हैं, वेस्ट बंगाल में है। और वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है बच्चों? यहाँ से याद रखिएगा, कोलकाता है। ठीक है, किन नदियों का संगम होता है यहाँ पे? सुंदरवन डेल्टा में दो नदी हैं, बहुत बड़ी नदियाँ हैं, एक गंगा है और एक ब्रह्मपुत्र है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, कोलकाता, अब आपसे पूछ ले कोलकाता सिटी जो है किस नदी के किनारे पर है? आप बोलोगे सर हुगली नदी के किनारे पर है। हुगली को क्या कहा जाता है? विश्वासघाती नदी कहा जाता है। किसकी कहा जाता है? गंगा की कहा जाता है। विश्वासघाती नदी, विश्वासघाती नदी किसकी कहा जाता है? तो ये गंगा की कहा जाता है। ये सारी चीज़ें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, वो सारी चीज़ें हमें याद होना यहाँ से जरूरी है। ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा में सदाबहार वन मिलते हैं। वेस्ट बंगाल की सीएम कौन है अभी करंट में? तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी की जो अध्यक्ष हैं और सीएम भी हैं ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी। ये बात भी अपन को यहाँ से याद रखनी है। और किस पार्टी से आती हैं ये? तृणमूल कांग्रेस से आती हैं। किस पार्टी से आती हैं? तृणमूल कांग्रेस से आती हैं। ये बात सभी चीज़ें अपन को यहाँ से याद रखनी है। चलिए, हेडिंग में दे रखा है पश्चिम बंगाल, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। गुजरात, अंडमान, उड़ीसा में नहीं है ये सारी चीज़ें। चलिए, ट्रस्टीशिप पुस्तक के लेखक कौन है? ट्रस्टीशिप की पुस्तक के जो लेखक हैं वो है महात्मा गांधी। ट्रस्टीशिप पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। अब ट्रस्टीशिप पुस्तक में लिखा क्या है बच्चों? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रस्टीशिप पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप बताओगे सर गांधी जी हैं।
कौन है? गांधी जी। इन्होंने क्या कहा कि जो अमीर लोग हैं, क्या कहा बच्चों? जो अमीर लोग हैं अपनी संपत्ति, मतलब ये मेरा कहने का मतलब अमीर लोग अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा गरीब लोगों में दें, गरीब लोगों को दें या उनकी सेवा में लगाएं। तो ट्रस्टीशिप का ये सीधा सीधा मतलब था कि जो जो लोग समाज में कमा रहे हैं, जैसे हम लोग, आप लोग, बहुत जो बड़े बड़े धनी लोग हैं, वो अपना सारा पैसा इकट्ठे करके लेके कहाँ जाएंगे? अगर वो है लोग गरीब लोगों की, जनता या गरीब लोगों के हित में पैसा को लगा देते हैं, एक ट्रस्ट बना देते हैं। तो उसी ट्रस्टीशिप के बारे में ये गांधी जी ने बहुत अच्छी तरीके से बुक को पिरोया है और लिखा गया है। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? कुल घाटा, अगर भारत सरकार है, जैसे मैंने पहले भी शायद आपको बताया है इस चीज़ के बारे में, भारत की कुल आय, भारत की कुल आय माइनस भारत की कुल खर्चे, भारत के कुल खर्चे अगर माइनस करते हैं तो इसे बोलते हैं राजकोषीय घाटा, यानी फिस्कल डिफिसिट, राजकोषीय घाटा, यानी कि फिस्कल डिफिसिट। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, और यही यहाँ पे पूछा गया है। क्या पूछा है? भारत सरकार के बजट के कुल घाटे, किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? राजकोषीय घाटे का। किस घाटे का है? राजकोषीय घाटा। ठीक है, अगर यहाँ पे कुल वर्ड नहीं लगा होता, ये कुल वर्ड नहीं होता, तब घाटे को क्या बोलते? राजस्व घाटा। क्या बोलते हैं इसको? राजस्व घाटा, रेवेन्यू राजस्व घाटा। और कुल वर्ड को अपन हटा देते तो क्या बोलते हैं यहाँ से? राजस्व घाटा इसको बोला जाता है। चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया राजकोषीय घाटा। जीनोम चित्रण, इनमें से संबंध है। जीनोम जो चित्रण करता है, जीन्स का चित्रण करता है, मैपिंग ऑफ जीन्स। किसका चित्रण करता है? ये जीन्स का चित्रण बच्चों करता है। किसके अविक्षेपण के कारण स्टेलाक्टल और स्टेलाक्टमाइट बनते हैं? ये CaCa3 के कारण बनते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? जो अमीर खुसरो होते हैं उनका जन्म होता है यूपी के इटावा में। कहाँ जन्म होता है? यूपी के इटावा में होता है बच्चों। यूपी, अमीर खुसरो का जन्म होता है यूपी इटावा में। कहाँ होता है जन्म इनका? अमीर खुसरो का यूपी इटावा में होता है। अब दूसरी बात, ठीक है, इनके जो गुरु थे वो थे निजामुद्दीन औलिया। क्या थे इनके गुरु? थे। बात समझ में आई कि नहीं? इटावा में जन्म होता है अमीर खुसरो। अब इटावा के इर्द गिर्द क्षेत्र में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो अवधी बोली जाती है। ठीक, अवधी के विकास में योगदान नहीं किया है इन्होंने। हिंदी प्लस उर्दू इक्वल्स टू खड़ी भाषा के योगदान में अपना, मतलब भाषा के योगदान में अपना रोल प्ले किया। जैसे ब्रज, अवधी, भोजपुरी और खड़ी। आप लोग अवधी पहुंच जाओगे कि इटावा आगरा के पास, और ज़्यादातर लैंग्वेज बोली जाती है अवधी। हमारा अवधी आंसर नहीं होगा बल्कि खड़ी बोली होगा। ये खड़ी बोली का मीनिंग होता है हिंदी प्लस उर्दू। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये बात अपने को यहाँ से याद रखनी है, खड़ी बोली। ठीक है बच्चों, चलेंगे आगे। चलिए आगे चलते हैं। भारत के निम्नलिखित कौन सी जनजाति प्रो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति से संबंधित है? वो है संथाल, और ये बहुत प्राचीनतम है। और संथाली नृत्य भी किया जाता है। किससे संबंधित है बच्चों? संथाल से संबंधित, और ये प्राचीनतम नृत्यों में किया जाता है। संथाल ट्राइब जो नृत्य करती है उस नृत्य को बोलते हैं संथाली नृत्य। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से सी। हाँ, एक और चीज़, खासी, गारो खासी जयंतियाँ और थारू। गारो खासी जयंतियाँ मिलती हैं मेघालय में, और गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियों के नाम भी हैं मेघालय, ठीक है। और गारो खासी मत लिख देना, आजकल बहुत हो रही है लोगों को जयंती। ये पहाड़ियों के नाम भी हैं। किसके नाम हैं? पहाड़ियों के नाम भी हैं, पहाड़ियों के नाम भी हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। आओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसके अनुसार ब्याज एक प्रतिफल तरलता छोड़ने का? तो यह है कीन्स के अनुसार। किन के अनुसार ब्याज एक प्रतिफल है तरलता छोड़ने का, ठीक है जी।
स्टेटमेंट की बात करेंगे, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही बात है कि रथ एक टीबी, मैंने आपको पहले भी ट्रिक बता रखी है, रथ एक टीबी एस्कॉर्बिक, ठीक है, एक टीबी, बी ऐसे वाला वी है वो, ठीक है, याद रखने के लिए। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग, सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग, ए की कमी से और थाइमिन यानी थी मतलब बी की थाइमिन, इससे कमी से होता है बेरी रोग। इससे कौन सा होता है? रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन ये है स्कर्वी। इसने बोला ये रोग जो होता है वो ए की कमी से होता है, मतलब कि ये स्टेटमेंट क्या है? एकदम गलत है। जो रतौंधी जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। लेकिन बोला क्या इसने? सी, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, ये सही स्टेटमेंट है। तो दोनों सही, एक गलत, दोनों गलत, एक सही एक सही दूसरा गलत, ये आंसर हो जाएगा यहाँ से। एक तो सही है ना, दूसरा गलत है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। मानसूनी हवाएं भारत में दक्षिण पश्चिम दिशा से आती हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब और ये हो गया पश्चिम। तो अब जो मानसूनी हवाएं जो आ रही हैं बच्चों, ये जो मानसूनी हवाएं आ रही हैं इधर, वो कहाँ से आ रही हैं? दक्षिण और पश्चिम। देखो दक्षिण और पश्चिम, बात समझ। ये हवाएं केवल बंगाल की खाड़ी से नमी लाती है, नहीं, ये गलत है। ये दूसरा स्टेटमेंट एकदम गलत है। बंगाली खाड़ी है यहाँ पे पूरब और दक्षिण के अंदर, पूरब में मेनली बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है और इसमें पहला स्टेटमेंट सही है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से ए हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ से सही हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? इतनी सी, चलें अब आगे, ठीक है जी, आओ चलते हैं। चलें आ जाओ, टेक्स्ट देखते हैं। थैलेसीमिया एक अनुवांशिक बीमारी है, किसके प्रभावित करती है? रुधिर, ब्लड को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? रुधिर को प्रभावित करती है। तो ब्लड में हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं जो प्रोटीन की वजह से निर्माण होता है। हीमोग्लोबिन मेन निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। और इससे अगर ये कमी हो गया तो एनीमिया रोग भी हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है खून की कमी से? एनीमिया रोग भी हो जाता है। ये किसको प्रभावित करता है? तो ये रुधिर को प्रभावित करता है बच्चों। किसको प्रभावित करेंगे? ये रुधिर को प्रभावित करते हैं। चलिए, जल की श्यानता शहद की श्यानता से कम होती है, लेस देन होती है, क्या होती है? कम होती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। जल की श्यानता शहद की श्यानता से क्या होती है? कम होती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है? ड्राई आइस, शुष्क बर्फ है, ठीक है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है बच्चों? सी है। निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव के कान का भाग नहीं है? ठीक है, रकाब यानी कि मैल्यूलस है, बिल्कुल है। स्टेप्स भी है, इंकस भी है, कौन सा नहीं है? फीमर। फीमर क्या है? जांग की है, थाई की है बच्चों। कहाँ की है ये? थाई की है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट करंट की तरफ चलते हैं। भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी ने टाटा इलेक्ट्रॉनिक के साथ साझेदारी की है? तो मार्क के साथ की है। किस कंपनी के साथ उन्होंने दोस्ती की है? तो ये डील जो हुई है वो मार्क कंपनी के साथ बच्चों हुई है। भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 14 का 14वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये हाल ही में किया गया बच्चों, मेघालय में। कहाँ पर किया गया है? ये मेघालय में आयोजित किया गया है। इंक्लूजन इंटरनेशनल के विश्व कांग्रेस 2025 के 18वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया है? किया जाएगा ये शारजाह में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा बच्चों? शारजाह में ये किया जाएगा आयोजन इसका, ठीक है जी। आओ, 21 सितंबर 2025 को ब्रो के प्रोजेक्ट के नया विजय का 15वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा कारगिल में। कहाँ मनाया जाएगा बच्चों? ये कारगिल में मनाया जाएगा। भारत में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया हाल ही में राजगीर में। कहाँ किया गया बच्चों? राजगीर में उद्घाटन किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। जो बौद्ध का जो जन्म होता है वो कहाँ होता है बच्चों? लुम्बिनी नेपाल में होता है। कहाँ होता है? लुम्बिनी नेपाल में होता है। ये सारी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। हमने 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया, ये बात सारी चीज़ें याद रखना है और इनको अप्लाई भी करना है। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।